इसके बाद में आपको वहां पे स्टेशनरी ग्रिड मिल सकता है। ग्रिड क्या होगा, एक प्लेट होगी, बड़ी होगी, जिसकी साइज मिनिमम 14x17 यानी 14 इंच और 17 इंच की मिनिमम साइज होगी, इससे बड़ा भी हो सकता है, वो ग्रिड होगा। उसके ऊपर आप देखोगे तो आपको एक छोटा एक रेपर लगा हुआ दिखेगा स्टील वगैरह का, जिससे आप उसका ग्रिड रेशियो कितना है वगैरह, वो फोक्स्ड है कि कौन सा किस टाइप का ग्रिड है, आप उससे पता कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, स्टेशनरी ग्रिड होगा। ये स्टेशनरी ग्रिड, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ग्रिड क्या काम आता है, तो ग्रिड को अपन एंटी स्केटर ग्रिड बोलते हैं। आप इसको पूरे नाम से याद करो, एंटी स्केटर ग्रिड। एंटी स्केटर मतलब ये आपकी प्राइमरी बीम में से स्केटर रेडिएशन होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। ये कैसे बनता है, इसके अंदर पतली पतली लेड की थिन फॉइल या शीट्स होती हैं, जिनके बीच में इंटरस्पेसर मटेरियल, एक लो एटॉमिक वेट का मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम या वुड पाउडर वगैरह ये सब भरा होता है। ये लेड फॉइल क्या करती है, ये लेड फॉइल स्केटर रेडिएशन को रिमूव कर लेती है और इनके बीच जो इंटरस्पेसर मटेरियल होता है वहां से आपकी प्राइमरी रेज सीधी निकल जाती है और स्केटर रेडिएशन इन लेड फॉइल से टकराकर वहीं रुक जाती है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कि स्केटर रेडिएशन जो आपका ग्रिड के यूज करने से पेशेंट डोज बढ़ेगा कि घटेगा। तो ये आप याद रखना कि ग्रिड के उपयोग से पेशेंट का रेडिएशन डोज बढ़ता है। क्यों, क्योंकि स्केटर रेडिएशन, ये आपका ग्रिड होता है, ये स्केटर रेडिएशन को रिमूव करता है, लेकिन ये स्केटर को रिमूव करने के साथ साथ कुछ मात्रा में प्राइमरी रेडिएशन को भी रिमूव कर लेता है, जिसके कारण एक्सरे फिल्म पर सेम डेंसिटी उत्पन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी सेम डेंसिटी उत्पन्न करने के लिए आपको थोड़ा सा फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा, रेडिएशन डोज बढ़ाना, एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, जो पेशेंट के लिए एक्सपोजर डोज बढ़ाने का काम करेगा। तो ये स्टेशनरी ग्रिड होता है जो स्केटर रेडिएशन को रिमूव करने के काम में आता है। इसके अलावा है मूविंग ग्रिड। मूविंग ग्रिड क्या होता है, स्टेशनरी ग्रिड को ही उसके पास आप एक मोटर लगा देते हो, इलेक्ट्रिक मोटर, जो उसको क्या करती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, उसको आगे पीछे मूवमेंट कराने का काम करती है। इस मूवमेंट से क्या होता है, आप अगर स्टेशनरी ग्रिड अगर आप काम में लेते हो तो आपको एक्सरे फिल्म के ऊपर आपको लेड्स जो सीट्स होती है, जो फॉइल्स होती है, उसकी आपको शेडो मिल जाती है, उसकी छाया उनकी मिलती है। इस लेड शेडो को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस ग्रिड को, स्टेशनरी ग्रिड को मूव कराते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवाते हैं। इस मूवमेंट से क्या होता है, किसी भी एक स्थान पर लेड फॉइल एक स्थान पर नहीं रहती है, वो जहाँ एक्सपोजर होता है अगले सेकंड या अगले कुछ समय बाद, कुछ ही टाइम बाद वो उस जगह से आगे शिफ्ट हो जाती है, तथा जहाँ पर पहले थी वहाँ पर आपका इंटरस्पेसर मटेरियल आ जाता है, जिससे एक्सरे फिल्म पर एक यूनिफॉर्म डेंसिटी मिलती है। लेड शेडो है वो ब्लर हो जाती है। तो उस लेड शेडो को ब्लर करने के लिए अपन क्या करते हैं, मूविंग ग्रिड काम में लेते हैं। क्या करते हैं, मूविंग ग्रिड काम में ले लेते हैं। मूविंग ग्रिड की खोज किसने की थी, गस्टोव बक्की नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। उन्होंने इसको इसीलिए इसी के आधार पर इसको बक्की ग्रिड भी कहते हैं, बक्की ट्रे या बक्की ग्रिड भी इसको अपन कहते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, अभी मैंने आपको दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूं। ये एक्सरे कैसेट है, इस कैसेट के अंदर दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई होती है, एक फ्रंट और दूसरी बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये स्क्रीन क्या होती है, स्क्रीन क्या काम करती है, ये जैसे इन पे एक्सरेज गिरती है, ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन उस एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट कर देती है। ये लाइट फिर एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करने का काम करती है। ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, इस पर एक फॉस्फर लगा होता है। कन्वेंशनल फॉस्फर सबसे पहला खोज काम में लिया गया फॉस्फर कैल्शियम टंगस्ट्रेट था। उसके बाद में आज रेयर अर्थ के बहुत ज़्यादा स्पीड के जो टंगस्ट ये है जो फॉस्फर है उनकी भी खोज कर ली गई है। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आपकी एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करने का काम करती है। उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल में अलग अलग साइज की फिल्म मिल सकती है। उन फिल्म की साइज को आप मेजर कर सकते हो, आप पता कर सकते हो, बता सकते हो। वहाँ पे किसी भी साइज की आपको फिल्म दे सकते हैं, आपको उसकी साइज पता होना चाहिए। जैसे 8-10 की फिल्म, 10-12, 12-15, 14-17 की अलग अलग साइज की फिल्म्स हो सकती हैं।
इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल में आपको डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशन या पाउडर के पैकेट्स रखे जा सकते हैं, तो आपको उन्हें देख के पहचानना होगा कि ये डेवलपर है और ये फिक्सर है। इसके लिए आपको उसके रेपर देखना है, उस रेपर पे आपको लिखा हुआ होगा ये डेवलपर और फिक्सर। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो भी आप उसको पहचान सकते हो, उस रेपर को आपको देख के उसको पता कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ फिल्म्स दी जाएंगी जो मैं आपको लाया हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले इस फिल्म को आप देख सकते हो, ये एक्सपोज्ड अनडेवलप्ड तथा अनफिक्स्ड फिल्म है। ये एक्सपोज्ड अनडेवलप्ड तथा अनफिक्स्ड फिल्म है। ये लाइट से एक्सपोज है लेकिन न तो इसको डेवलप किया गया न ही इसको फिक्स किया गया है। इसके बाद में ये दूसरी फिल्म है, ये लाइट से एक्सपोज थी, इसको डायरेक्ट डेवलपर न करके डायरेक्ट इसको फिक्सर में डाल दिया गया था। फिक्सर में डाल दिया तो उससे क्या हो गया, इससे सिल्वर हैलाइड ग्रेन जो एक्सपोज तथा अनएक्सपोज दोनों है वो सारे फिक्सर के अंदर डिजोल्व हो गए थे। ये एक्सरे फिल्म आपकी डेवलप भी है तथा फिक्स्ड भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक्सरे फिल्म को अगर आप लाइट से एक्सपोज करके बिना डेवलप किए डायरेक्ट फिक्सर में डाल दोगे तो फिल्म का कलर क्या होगा। तो फिल्म एकदम से ट्रांसपेरेंट होगी, क्योंकि सिल्वर हैलाइड ग्रेन जो डेवलप हुआ है, जो एक्सपोज हुआ है, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, जिससे क्या होगा वो सीधा ही फिक्सर में जाके घुल जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि एक्सरे फिल्म में जो डेवलपर में पड़ी है और अगर आप उसको फिक्सर में डालने से पहले अगर आप बाहर निकालते हो, उसी समय अगर आप लाइट ऑन कर देते हो तो फिल्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फिल्म एकदम से ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि उस पर अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, वो अभी भी लाइट के प्रति सेंसिटिव है। जब तक वो लाइट के प्रति सेंसिटिव रहेंगे जब तक फिक्सर में आप फिल्म को डाल नहीं देते, और उस पर डेवलपर लगा हुआ है जिससे वो तुरंत ही क्या होंगे, डेवलप भी हो जाएंगे। एक्सरे फिल्म आपकी तुरंत ही ब्लैक हो जाएगी। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि आप इन चीज़ों को पढ़ के जाना रहे, डेवलपर फिक्सर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। रिंजिंग प्रोसेस का क्या उपयोग है, ड्राइंग का, वॉशिंग का, इन सब चीज़ों को आप पढ़ के आप जाना है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक पीएनएस कोन है। ये क्या है, पीएनएस कोन। ये आपका जो एक्सरे ट्यूब का कोलीमीटर है उस कोलीमीटर के नीचे एकदम से लगता है, जिससे क्या होता है, एक्सरेज जो इसके अंदर से जाती है वो एक्सरेज एकदम से कोलिमेट हो जाती है, एक स्पेशल एरिया पर गिरती है। कोलिमेट का एक्सरे फील्ड को अपन लिमिट करने के लिए, एक सीमित एक सीमा तक उसको एक ही जगह पर रखने के लिए। इससे क्या होता है, एक्सरे फील्ड साइज कम होती है, जिससे स्कैटर रेडिएशन कम होता है, आपकी इमेज क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसे अपन पीएनएस कोन कहेंगे। ये पीएनएस और मेस्टोइड के एक्सरे करते समय कोलिमेशन के लिए काम में लिए जाते थे। ये एक बीम रेस्ट्रिक्टर डिवाइस है। ये क्या है, एक बीम रेस्ट्रिक्टर डिवाइस है। ये कोन शेप होने के कारण इसे अपन कोन या शंक्वाकार होने के कारण इसे अपन कोन, पीएनएस कोन बोलते हैं। इसके अलावा ये एक डेंटल सिलेंडर है। ये एक डेंटल सिलेंडर, ये भी एक बीम रेस्ट्रिक्टर डिवाइस है, जिसे अपन एक्सरे ट्यूब में कोलीमीटर के आगे इसको लगा देते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल साइज की होने के कारण ये सिलेंड्रिकल साइज की होती है। इसका काम भी एक्सरे बीम से स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करना है और एक्सरे बीम का कोलिमेशन करना होता है। कोलिमेशन होने से, फील्ड साइज कम होने से एक्सरे बीम से स्कैटर रेडिएशन कम हो जाएगी और उससे आपकी इमेज क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो था एक्सरे जो पीएनएस कोन, और ये मेस्टोइड या सिलेंड्रिकल कोन भी इसको अपन बोलते हैं, डेंटल कोन भी बोलते हैं। डेंटल मशीन, ये एक डेंटल मशीन का कोन है। इसके अलावा आपको डेंटल हैंगर दिया जा सकता है। डेंटल हैंगर में आप देखोगे तो एक साथ खूब सारी डेंटल फिल्में के लिए आपको क्लिप्स मिलेंगी। यहाँ पे आप डेंटल फिल्म्स को ऐड कर सकते हो, एक से ज़्यादा पेशेंट के लिए आप उन यहाँ पर डेंटल हैंगर होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यहाँ पे आप डेंटल फिल्म को माउंट कर सकते हो, जिनको आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। उसके अलावा एक है एमएमआर फिल्म हैंगर। ये उसकी इमेज में आपको शेयर कर दूंगा। एमएमआर फिल्म हैंगर इस तरह का बना होता है, जिसमें एमएमआर मास मिनिएचर रेडियोग्राफी या सर्वे रेडियोग्राफी होता है। उसके लिए
छोटी छोटी फिल्म के हैंगर बने होते हैं, इसके अंदर एक से ज़्यादा फिल्में अटैच करके अपन एक साथ उनको डेवलप और फिक्स कर सकते हैं। एमएमआर की फुल फॉर्म होती है मास मिनिएचर रेडियोग्राफी। मास मिनिएचर रेडियोग्राफी प्रोसेस किस काम में आती थी? सर्वे इमेजिंग के लिए। ट्यूबरक्यूलर के पेशेंट होते थे, उनके लिए एक सर्वे इमेज के लिए काम में ली जाती थी, जब टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी उसमें। आजकल तो लेटेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी सीटी एमआरआई वगैरह आ गई है, सीटी वगैरह, जिनसे अपन ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वे कर सकते हैं। उस समय जब एमएमआर को सर्वे इमेज के लिए काम में लिया जाता था। इसके अलावा है टीएलडी कार्ड। टीएलडी कार्ड को आप सब जानते हो। टीएलडी कार्ड की फुल फॉर्म होती है थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर। ये एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस होती है। इसके द्वारा क्या होता है, आपके पर्सनल या कार्मिक के डोज का मापन किया जाता है कि ऑक्यूपेशनल वर्कर होता है उसको काम करने के दौरान कितना रेडिएशन डोज मिल चुका होता है। इसके लिए क्या होता है, उस पर 3 राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है जिस पर आपके फॉस्फर लगा हुआ होता है। उस फॉस्फर पर क्या होता है, जैसे ही एक्सरेज गिरती है तो वहाँ पे उसके जो क्रिस्टल लेटिस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं। इसमें फॉस्फर मटेरियल के रूप में कैल्शियम सल्फेट काम में लिया जाता है, जिसमें क्या होता है जैसे इलेक्ट्रॉन गिरते हैं वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और उनको जब अपन टीएलडी रीडर में डालते हैं तो टीएलडी रीडर में जो लाइट के स्टिमुलेंट द्वारा वो इलेक्ट्रॉन अपने वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर जाते हैं और जिन्होंने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी वापस वो इमिट कर देते हैं, जिसे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के द्वारा अपन मेजर कर सकते हैं। उससे पेशेंट का रेडिएशन डोज पता चल जाता है। तो आप टीएलडी डोज पूरा टीएलडी बेज के बारे में आप पूरा पढ़ के जाओगे। और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ मशीनों की टेक्निक, जैसे पोर्टेबल मशीन है। पोर्टेबल मशीन किस टेक्निक पर काम करती है? तो पोर्टेबल मशीन लगभग 20 एमए यहाँ पे एमए का मतलब ट्यूब करंट है, 20 एमए के ऊपर काम करती है लगभग। इसके अलावा आपकी जो मोबाइल मशीन है, मोबाइल मशीन 100 से 200 एमए 100 से 200 एमए टेक्निक पर या ट्यूब करंट पर काम करती है। इसके अलावा फिक्स्ड मशीन है, आपकी मैक्सिमम 500 एमए तक की फिक्स मशीनें पाई होती हैं, काम करती हैं, इतनी इसके ऊपर ये काम करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिक की आइडिया से कि पोर्टेबल मशीन कितनी टेक्निक पे काम करती है, लगभग आपकी मोबाइल मशीन किस टेक्निक पे काम करती है और आपकी जो फिक्स्ड मशीन होती है वो किस टेक्निक पर काम करती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और पता होना चाहिए, जैसे यूएसजी प्रोब्स के बारे में। यूएसजी किस प्रिंसिपल पर काम करती है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रिंसिपल पर अपनी जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का जो प्रोब होता है वो काम करता है। इसके अलग अलग आपको प्रोब के बारे में पूछ सकते हैं, तो इसमें यूएसजी में अलग अलग प्रोब पाए जाते हैं, जैसे लीनियर, कॉन्वेक्स, फेज्ड एरे, इसके अलावा एंडो कैविटी ट्रांसड्यूसर वगैरह। तो आपको ट्रांसड्यूसर के बारे में एकदम से अच्छे से पता होना चाहिए। आप सभी तरह के ट्रांसड्यूसर के बारे में आप पढ़ के जाओगे। सोनोग्राफी के ट्रांसड्यूसर किस तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं और उन ट्रांसड्यूसर में आपको कौन सा प्रिंसिपल काम आता है और उनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, जैसे कौन से पार्ट की स्टडी के लिए ये काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि डीआर इमेजिंग टेक्निकल, डिजिटल रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्निक क्या होती है, इसके क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो डीआर टेक्निक 2 तरह की टेक्निक होती है, एक तो डायरेक्ट डिटेक्शन डीआर सिस्टम और एक इनडायरेक्ट डिटेक्शन डीआर सिस्टम। इनडायरेक्ट डिटेक्शन डीआर सिस्टम के अंदर हम एमोर्फस सिलिकॉन काम में लेते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले एक सीजियम आयोडाइड फॉस्फर मटेरियल होता है, एमोर्फस सेलेनियम का लेप किया होता है। इसके नीचे आपके टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। सीजियम आयोडाइड पर जैसी एक्सरेज गिरती है ये इन्हें लाइट में कन्वर्ट कर देता है। ये लाइट एमोर्फस सिलिकॉन पर आकर गिरती है। एमोर्फस सिलिकॉन एक फोटो कैथोड के रूप में काम करता है, जिस पर जैसे ही इस पर लाइट आकर गिरती है ये लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, जो इलेक्ट्रॉन्स इन टीएफटी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जिन्हें रीड आउट एरे के द्वारा रीड कर लिया जाता है, स्टडी कर लिया जाता है और एक पिक्सल के रूप में इमेज बना ली जाती है। इसके अलावा दूसरा है डायरेक्ट डिटेक्शन जो डीआर सिस्टम। इस डायरेक्ट डिटेक्शन डीआर सिस्टम के अंदर एक लेयर होती है जो एमोर्फस सेलेनियम की बनी होती है। इसके नीचे आपके टीएफटी लेयर होती है।
इस एमोर्फस सेलेनियम पर जैसे ही एक्सरेज गिरती हैं वो एक्सरेज इलेक्ट्रॉन का इमिशन करती हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स को टीएफटी के अंदर स्टोर हो जाते हैं और इनको रीड आउट एरे के द्वारा रीड कर लिया जाता है। तो ये डीआर सिस्टम की टेक्निक हो गई, दो तरह की होती है। इसके अलावा सीआर सिस्टम, सीआर की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर आप क्या होता है, कंप्यूटर रेडियो के अंदर फोटो स्टिमुलेबल फोस्फर एक फोस्फर मटेरियल होता है, जिसकी ये खास बात होती है जिस पर जैसे एक्सरेज गिरती है वो एक्सरेज इलेक्ट्रॉन फोस्फर इलेक्ट्रॉन वो एक्सरेज फोस्फर से इलेक्ट्रॉन इमिट करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लेटिस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद आप जैसे इन पे अलग तरह की जैसे रेड लेजर लाइट इस पे डालोगे तो इन रेड लेजर लाइट से ये इलेक्ट्रॉन्स स्टिमुलेट होंगे और स्टिमुलेट होकर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसे फोटो स्टिमुलेबल फोस्फर कहते हैं, क्योंकि फोटोन के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टिमुलेट किया जा सकता है और अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाते समय ये लाइट इमिट करेंगे। उस लाइट को अपन रीड करके अपन एक पिक्सेलेटेड इमेज बना सकते हैं। तो ये सीआर इमेजिंग सिस्टम या कंप्यूटेड रेडियोग्राफी इमेजिंग सिस्टम का प्रिंसिपल होता है। इसके अलावा आप सीटी स्कैन मशीन के बारे में, आपको सीटी स्कैन मशीन की जनरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन की मशीन्स होती है। इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन एक्सरेज के मल्टीपल प्रोजेक्शन के द्वारा उसको अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये सीटी स्कैन का प्रिंसिपल होता है। आप सीटी स्कैन की जनरेशन के बारे में पढ़ के जाओगे, कौन सी जनरेशन होती है, जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा एमआरआई की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। एमआरआई के अंदर इमेजिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड काम में लिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड तथा ग्रेडियंट कोइल्स काम में लिया जाता है। इसके साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स भी काम में ली जाती है, जो सिग्नल का काम करती है। इन सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया जाता है और इसके द्वारा इमेजिंग की जाती है। एमआरआई एक मल्टीप्लानर इमेजिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम किसी भी प्लेन में इमेजिंग कर सकते हैं, चाहे वो एक्सियल, कोरोनल या सेजाइटल प्लेन, किसी के अंदर भी अपन इमेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। रेडियोथेरेपी में जैसे अपन टेलीथेरेपी के लिए कोबाल्ट 60 मटेरियल काम में लेते हैं। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। ये कोबाल्ट 60 27 कोबाल्ट 60 ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। इससे दो तरह के गामा पार्टिकल्स, गामा फोटॉन्स बाहर निकलते हैं। इन गामा फोटॉन्स की एनर्जी 1.717 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। अगर अपन इनकी एवरेज देखें तो 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गामा फोटोन कोबाल्ट 60 से निकलता है। इसे अपन टेलीथेरेपी के लिए काम में लिया जाता है। इसकी अगर आप टी हाफ देखो, अर्ध आयु देखो तो 5.76 ईयर इसकी टी हाफ या अर्ध आयु काल इसका होता है। ये एक रिएक्टर, इसके अपन रिएक्टर में अपन कैप्सूल के अंदर कोबाल्ट को इसको एक्टिवेट करने के लिए रिएक्टर के अंदर इसको डाला जाता है, जिससे एक सफिशिएंट आपको जो एक्टिविटी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में अपन इसको कैंसर ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसको टेलीथेरेपी के लिए इसको सूटेबल बनाती है। ये कोबाल्ट 60 हो गया। आपने ब्रेकीथेरेपी में पढ़ा होगा आपने इरिडियम 192 के बारे में। इरिडियम 192 इसे अपन ब्रेकीथेरेपी में सोर्स के रूप में उपयोग में लाते हैं। ये रिबन या पेलेट्स के रूप में होता है। इसकी अर्ध आयु 73.8 दिन होती है तथा इससे 397 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गामा फोटोन उत्सर्जित होता है, जो इसको ब्रेकीथेरेपी के लिए सूटेबल बनाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मेमोग्राफी टेक्निक किस काम में ली जाती है। तो मेमोग्राफी ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए काम में ली जाती है, जिसके द्वारा ब्रेस्ट इमेजिंग की जाती है। मेमोग्राफी के बारे इक्विपमेंट के बारे में और आप पढ़ के जाओगे। आपका एक और क्वेश्चन पूछा था कि मेमोग्राफी के अंदर जो कंप्रेशन पेडल होता है वो किस काम में उपयोग में लाया जाता है। तो कंप्रेशन पेडल क्या करता है, ब्रेस्ट टिश्यूज को
कंप्रेस कर देता है, जिससे एक होमोजेनस थिकनेस प्राप्त होती है, जिससे क्या होगा, होमोजेनस आपको फिल्म में जो डेंसिटी होमोजेनस प्राप्त होगी। इसके अलावा जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो उसकी थिकनेस कम होने से स्कैटर रेडिएशन भी कम होगा, स्कैटर रेडिएशन कम होने से आपकी इमेज क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये कुछ कारण है। इसके अलावा थिकनेस कम होने से कम पावर की एक्सरेज के द्वारा भी इमेजिंग की जा सकती है। तो आपको कंप्रेशन पेडल का उपयोग मेमोग्राफी के अंदर आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ के जाना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है कि कलर कोडिंग जैसे कौन से कलर का बैग या डस्टबिन या आपको किस चीज़ के लिए लेते हैं, जैसे रेड कलर का किस काम में लेंगे, आपको येलो कलर का किस काम में लेंगे, ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है सोनोमेमोग्राफी। सोनोमेमोग्राफी क्या होती है, आपको सोनोमेमोग्राफी के बारे में पढ़ के जाना है। कई बार इसके में प्रैक्टिस वाइवा में पूछते हैं। तो एक नॉन इन्वेजिव अल्ट्रासोनिक प्रोसीजर है जिसके द्वारा ब्रेस्ट की इमेजिंग की जाती है। तो ये प्रैक्टिकल क्लास आपकी कंप्लीट है। आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा और आप अच्छा प्रैक्टिकल में करके आना।